नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना के 42 साल पूरे कर लिए हैं और इस यात्रा में वो 2 सांसदों की पार्टी से 303 सांसदों की पार्टी बन गई और अगर इसमें राज्यसभा के भी सांसदों को जोड़ दें तो 404 सांसदों की पार्टी। इस मौके पर यह जानना बहुत दिलचस्प है कि भाजपा ने कांग्रेस के विराट संगठन और विशाल राजनीति के सामने अपनी यह जगह बनाई कैसे। क्यों उसके पहले, उसके साथ या उसके बाद बनी पार्टियां अपनी जमीन खोती चली गईं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां, जनता पार्टी, जनता दल, अकाली दल वगैरह वगैरह। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाई तो जेपी के नेतृत्व में जनता पार्टी ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन इसके लिए जनसंघ को जनता पार्टी के साथ आना पड़ा था। अटल, आडवाणी जैसे तमाम नेता तब जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री चुने गए। उस सरकार में आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए थे और वाजपेयी विदेश मंत्री। लेकिन अंदरूनी झगड़ों की वजह से सरकार और जनता पार्टी 2 साल के भीतर बिखर गई। इसके बाद कांग्रेस ने समर्थन देकर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। वो भी केवल 6 महीने सरकार चला पाए। 1980 में चुनाव की घोषणा करनी पड़ी और जनता पार्टी पर कहर टूट पड़ा। 1977 के चुनाव में 295 सीटें जीत जाने वाली जनता पार्टी 3 साल बाद महज 31 सीटों पर सिमट कर रह गई। चुनाव में हार के लिए जनसंघ को दोषी ठहराया गया। जनता पार्टी ने दोहरी सदस्यता यानी जनता पार्टी और आरएसएस दोनों की सदस्यता पर अंतिम फैसला लेने के लिए 4 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का फैसला किया। इस बैठक में आडवाणी और वाजपेयी दोनों मौजूद थे। उनके सामने फैसला लिया गया कि जनता पार्टी का कोई भी सदस्य आरएसएस का भी सदस्य नहीं हो सकता। इस फैसले से जनसंघ के नेता अपने आप जनता पार्टी से बाहर हो गए। आडवाणी और वाजपेयी तमतमाते हुए बैठक से बाहर निकल आए। फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और ऐलान किया गया कि 2 दिन बाद यानी 6 अप्रैल को फिरोज शाह कोटला मैदान में जनसंघ की सभा होगी। उसी सभा में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में बीजेपी पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरती है। वो 543 में से 229 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, लेकिन केवल 2 सीटें जीत पाती है। पार्टी के एक से एक दिग्गज नेता लाइन से चुनाव हार गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से हार गए, आडवाणी अहमदाबाद से हार गए, मुरली मनोहर जोशी अल्मोड़ा से हार गए, मदन लाल खुराना दिल्ली सदर से हार गए, राम जेठमलानी सुनील दत्त से हार गए मुंबई में, प्रमोद महाजन और कैलाश मेघवाल हार गए। लेकिन 107 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर आती है। 1986 में पार्टी की कमान आडवाणी के हाथ में आ गई। उन्होंने बोफोर्स खरीद घोटाले का आरोप लगाते हुए राजीव गांधी सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। नतीजा 1989 के चुनाव में बीजेपी 2 से 85 सीटों पर पहुंच गई। उसने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर बोफोर्स घोटाला खोलने वाले वीपी सिंह की सरकार बनवा दी। लेकिन 1990 में आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। तब बिहार में जनता दल के लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। 12 सितंबर को आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। लालू ने चेतावनी दी कि वो बिहार में प्रवेश न करें, लेकिन आडवाणी नहीं माने। लालू ने 23 अक्टूबर को आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करवा लिया। बावजूद इसके हजारों कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। यूपी में भी जनता दल के ही मुलायम सिंह की सरकार थी। 30 अक्टूबर को पुलिस ने कार सेवकों पर गोलियां चला दी। विरोध में बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, लेकिन तब तक वीपी सिंह सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण को लेकर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर चुके थे। बीजेपी ने अयोध्या और आरक्षण को जोड़कर सवर्णों की जबरदस्त गोलबंदी की। नतीजा 1991 के चुनाव में बीजेपी के सांसदों की संख्या 120 हो गई। उसी साल उत्तर प्रदेश में पहली बार कल्याण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई। तब मुरली मनोहर जोशी भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। भाजपा पहली बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी थी और दिल्ली में उसे दफ्तर के लिए एक विशाल बंगला आवंटित किया गया। 1993 में आडवाणी फिर से बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए।
अब बीजेपी उत्तर प्रदेश, गुजरात से बाहर निकलकर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैल चुकी थी। 2 साल के भीतर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गोवा और महाराष्ट्र में भी भाजपा के झंडे लहराने लगे, संगठन खड़ा हो गया। आडवाणी ने इन राज्यों में विस्तार के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल का फॉर्मूला अख्तियार किया। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में अकाली दल, बिहार में समता पार्टी और उत्तर प्रदेश में बीएसपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और अगले साल यानी 1996 के चुनाव हुए तो बीजेपी लोकसभा में 161 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। कांग्रेस 252 से सीधे 140 सीट पर पहुंच गई थी। वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन 13 दिनों में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जनता दल की अगुवाई में एचडी देवेगौड़ा की सरकार बनी, लेकिन वो चली नहीं। 1998 में मध्यावधि चुनाव हुए। बीजेपी ने एनडीए का गठन किया और वो बिहार में समता पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना, तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक, पंजाब में अकाली दल और उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ चुनाव में उतरी। नतीजा, बीजेपी का आंकड़ा 182 तक पहुंच गया और एनडीए को 272 सीटें हासिल हुई। कांग्रेस को केवल 142 सीटें मिली थीं। वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन अगले साल यानी 1999 में अन्ना द्रमुक ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार को बर्खास्त करने की मांग पर एनडीए से समर्थन वापस ले लिया और केवल 1 वोट से वाजपेयी की सरकार गिर गई। लेकिन तब तक कारगिल युद्ध में भारत की जीत का सेहरा वाजपेयी के माथे पर सज चुका था। नतीजा, मध्यावधि चुनाव में वाजपेयी के नेतृत्व में उतरे एनडीए ने बिना अन्ना द्रमुक की मदद के 303 सीटें जीत ली। हालांकि बीजेपी की अपनी सीट 182 से 183 पर ही पहुंची, लेकिन कांग्रेस 142 से 118 सीटों पर आ गिरी। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने केंद्र में अपना कार्यकाल पूरा किया था। वाजपेयी को उनके सलाहकारों ने बताया कि आपकी अपार लोकप्रियता को भुनाने का यही सही मौका है। 6 महीने पहले ही चुनाव का ऐलान कर दिया गया। प्रमोद महाजन के गढ़े शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ एनडीए फिर से चुनाव में उतरा, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने बाजी पलट दी। बीजेपी 138 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 159 सीटों पर आ गई। 2009 में पार्टी ने आडवाणी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और उन्हें पीएम इन वेटिंग कहा जाने लगा। लेकिन आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने निहायत खराब प्रदर्शन किया, 13 साल का सबसे बुरा प्रदर्शन। वो 138 से 116 सीटों पर पहुंच गई। वहीं कांग्रेस 211 सीटों पर पहुंच गई। इसके बाद आया 2004 का चुनाव और इसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। मोदी की लहर ने कांग्रेस को 211 से सीधे 50 सीटों पर पहुंचा दिया। विपक्ष के नेता के लिए जरूरी आंकड़ा भी वो नहीं जुटा सकी। यही हाल 2019 के चुनाव में भी जारी रहा। बीजेपी 303 सीट और कांग्रेस 53 सीट। लेकिन क्या वाकई मोदी कांग्रेस मुक्त भारत को सच कर चुके हैं? ये एक सवाल है। 42 साल के इस सफर में भाजपा ने केवल देश की सत्ता पर ही एक छत्र साम्राज्य स्थापित नहीं किया है। 12 राज्यों में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसके अलावा 6 राज्यों में वो गठबंधन सरकारें चला रही है। देखिए कि 1981 में उसके कुल 148 विधायक थे और आज उसके 1296 विधायक पूरे देश में हैं। 1981 के आम चुनाव में जब उसे केवल 2 सीटें मिली थीं, तब उसे 1,82,00,000 वोट मिले थे, लेकिन 2019 में उसे लगभग 23 करोड़ वोट हासिल हुए। इस हिसाब से देखें तो 42 साल में बीजेपी के विधायक 900%, सांसद 15,000% और वोटर्स 1,000% बढ़ चुके हैं। आप बीजेपी की विचारधारा को माने या न माने, लेकिन भारतीय राजनीति में वो आज एक किंवदंती बन चुकी है। इस सच से आप इनकार नहीं कर सकते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर लाइक कर दीजिए हमारे पेज को और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।